जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग 5 देखने वाले हैं और इससे पहले जो है आपका 4 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और इस बार जो क्या है कि बिहार पुलिस में आपके बम्पर भर्ती आने वाली है, तो आप लोग तैयारी में अभी से जुड़ जाइए। और इसका जो क्लास होता है तो प्रतिदिन लाइव शाम को 8 बजे होता है, तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िएगा। इसमें आपको एक सेट में जो है 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। जिस तरह एग्जाम हॉल में आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रतिदिन आप लोग एक एक सेट लगाइए। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपको जो है बिल्कुल आपको मैथ, हिंदी, अंग्रेजी और जीके जीएस के सारे प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। आपको पता है कि जब आप बिहार पुलिस या फिर बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, तो इसमें जो जीके जीएस का जो है महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो आप लोग ज़्यादातर जो है फोकस करिएगा कि जीके और जीएस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसमें आपको जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको 70 से 80 जो प्रश्न होते हैं वो आपका जीके जीएस का होता है। तो आप लोग इसी से रिजल्ट बना सकते हैं यदि आप अच्छे से जीके जीएस की तैयारी करते हैं तो। ठीक, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और पहला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न रहा कि मैसूर के शासक परिवार का क्या नाम था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो मैसूर के शासक परिवार था उसका क्या नाम था। तो वाडियार था, उसका नाम क्या था, वडिवार। ये जो वडिवार होता है इसका अर्थ होता है प्रभुत्व या फिर भगवान। इसका क्या अर्थ होता है, भगवान होता है। और ये जो है वडिवार समुदाय या परिवार, तो ये उपमहाद्वीप में एक हिंदू राजवंश था। ठीक, चलिए दूसरा यहाँ से जो प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है। यदि आपको आंसर याद हो तो आप लोग सभी का जो चैट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट करने की कोशिश करिएगा। ये जो सांची का स्तूप है तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और इसका जो निर्माण है वह सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि इनमें से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए यहाँ से आर्य समाज की जो स्थापना है ये किसके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका इसमें सी जो है वो करेक्ट होगा। और इस वीडियो में हम लोग जो है अंग्रेजी के भी प्रश्नों को देखेंगे। पिछले सेट में आपका जो अंग्रेजी का प्रश्न को छोड़ दिया जा रहा था, तो इसमें नहीं होगा, इसमें आपको जो है सारे प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो इन्होंने जो है 1815 ईस्वी में जो है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। कब, 1815 में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये किसने जीता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यहाँ पर तीसरा युद्ध जो है ये कब हुआ था, पहले आपको ध्यान देना है। तो ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और इसमें जो विजय हुआ था वह अहमद शाह अब्दाली का हुआ था। ठीक, इसमें किस किसने भाग, यहाँ पर मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो मराठों का पराजय हुआ और जो है अहमद शाह अब्दाली का जो है विजय हुआ था इसमें। चलिए अगला 5वां प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु थे कौन। सिखों के 10वें गुरु जो थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक, कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है 22 दिसंबर, आपको याद रखना है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। कब, 1666 ईस्वी में। और इन्होंने जो है 1699 ईस्वी, ठीक आप लोग एक्यूरेट समय याद रखिएगा, 1699 में ईस्वी में जो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की है। तो ये खालसा पंथ वाला जो आपको प्रश्न में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा समरस्थल कौन सा है। यहाँ पर कौन से प्रदेश में है। तो ये आपको जो राजस्थान में। ठीक, यहाँ पर भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो भारत में देखिए यहाँ पर जो थार मरुस्थल है ये भारत का जो है एक विशाल मरुस्थल है, जो कि कुछ भाग जो है राजस्थान में है और बाकी जो है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान में ये फैला हुआ है। लेकिन मूल रूप से हम लोग बात करें तो सबसे अधिक जो फैला हुआ है ये राजस्थान में फैला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 7वें नंबर हम लोग का ये प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है। तो इसमें हम लोग का नहीं है। देखिए ये जो इसमें जम्मू बरमूला मार्ग जो है ये भारत का भाग नहीं है। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है इसमें बी करेक्ट कर लीजिएगा। और चलिए 8वां प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत के प्रथम यात्री रेल वर्ष ... में चली। आप लोग इसका आंसर बताइए। ये जो पहली ट्रेन है ये कब चली और कहाँ से कहाँ तक चली। तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये 1853 में चली हुई थी और ये चला हुआ था हम लोग एक्यूरेट समय तो 16 अप्रैल 1853 को। और ये टोटल जो चला हुआ था 34 किलोमीटर, जो कि मुंबई से थाने तक चला था। और इसमें लगभग में जो है 400 यात्रियों ने इसमें यात्रा किया था। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि रोहतांग दर्रा है, ये जो रोहतांग दर्रा है ये कहाँ है? तो ये जो है भारत में है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में है और यह जो है 1350 फीट ऊंचा है। ठीक, कितना है? 1350 फीट ऊंचा है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है कि किसके उत्पादन पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? देखिए, सबसे अधिक जो हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा हुआ था तो ये गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था। ठीक, गेहूं के अलावा और भी कई फसलों पर पड़ा था, लेकिन मूल रूप से जो है आपका गेहूं पर प्रभाव पड़ा था। ये हरित क्रांति कब हुआ था? तो 1666 में हुआ था। कब हुआ था? यहाँ पर 1666 नहीं, 1966। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, 1966 में जो है ये हरित क्रांति हुआ था और इसके जो है हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी। ठीक, यहाँ पर आप लोग 1966 याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग कितनी है? नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग कितना है? तो ये 1300 किलोमीटर है। ठीक, आपको याद रखना है जो नर्मदा नदी भारत की, यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और इसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता था। पहले इसका नाम क्या था? यह रेवा नदी है और यह नदी मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक, आपको याद रखना है ये कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश में इसको जो जीवन रेखा नदी के नाम से भी जाना, यहाँ पर जीवन रेखा कहा जाता है, जाना नहीं जाता है बल्कि उसको कहा जाता है, एक अन्य दूसरा नाम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पटना नदी के किनारे पर बसा है। पटना जो है ये गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, आपको याद रखना है। और यह जो पटना को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता सर्वोदय आंदोलन के साथ सबसे निकटता से जुड़े थे? देखिए, ये जो सर्वोदय आंदोलन है ये आपको देखना है कि कब हुआ था। तो सर्वोदय आंदोलन जो है ये 1954 में हुआ था। कब? आप लोग याद रखिएगा, सर्वोदय आंदोलन जो है ये 1954 में हुआ था और इसके जो प्रमुख नेता इसमें जुड़े हुए पूछा गया है तो जयप्रकाश नारायण थे। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जो है सर्वोदय योजना से, जो सर्वोदय आंदोलन है इससे से जुड़े हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में लागू किया गया था और इसका जो लक्ष्य था कि प्राथमिक क्षेत्र का उन्नति। अगला यहाँ से 15 नंबर प्रश्न है कि उस तरल का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती है। उसमें रक्त कोशिकाएं तैरती है, उसका नाम बताना है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा यहाँ से जीव द्रव। देखिए, जो जीव द्रव है यह आपका अर्ध तरल और ये जो पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ होता है और इसे जो है रक्त कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से वायु जनित रोग को पहचाने के, यहाँ पर वायु जनित रोग की जो है पहचान करना है, यानी कि वायु से होने, हवा से होने वाले रोग की पहचान करना है। तो वह आपका कौन सा? टीबी होगा। ये जो सामान्य जुकाम या फिर तपेदिक किसको कहते हैं, ये वायु से फैलने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर है कि चुंबकत्व का पाका परीक्षण है कौन सा? चुंबकत्व का पाका परीक्षण जो होता है ये होता है प्रतिकर्षण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 18 नंबर है कि आँख के किस विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है? तो कोई संवेदी कोशिका जो नहीं होती है वह आपका अंध स्थल, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट में कोई जो है संवेदी कोशिका नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 19 नंबर है कि अपशिष्ट जल को निकालने के लिए ड्रोनेज पाइप के नेटवर्क को कहा जाता है। ये ड्रोनेज पाइप के नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल इस नेटवर्क को जो है सीवर प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सीवर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 20 नंबर है कि नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? बहुत ही अच्छा, यहाँ पर इजी प्रश्न है कि नाइट्रस ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है? तो ये लाफिंग गैस, इसको हंसने वाला गैस भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि मनुष्यों में प्रजनन प्रक्रिया इसके द्वारा आरंभ किए जाते हैं। किसके द्वारा? तो प्रजनन जो प्रकार हैं ये हार्मोन्स के द्वारा
आरंभ किया जाता है। देखिए यहाँ पर हार्मोन जो होता है एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है और ये सजीव में होने वाले विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं जैसे कि प्रजनन, वृद्धि, विकास आदि को ये नियंत्रण और जो है नियमन करता है। हार्मोन के द्वारा ये भी होती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि घरों में भूसंकंपन, यहाँ पर भूसंकंप कर्ण घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये बिजली के झटके से बचाने के लिए जो ये भूसंकंपन है ये आपको जो है प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित यहाँ पर जो है जल चालक ऊतक हैं। जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित जो जल चालक ऊतक हैं कौन से हैं? तो वह ऊतक हैं ट्रैकिड। कौन है? ट्रैकिड। ऑप्शन है आपका यहाँ से डी जो होगा वो करेक्ट होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो इसमें आदान प्रदान किया जाता है आयन का, इसमें आदान प्रदान होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच जो है आयन का आदान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि निम्न में कौन सा एक पुरुष हार्मोन है? कौन सा एक पुरुष हार्मोन है? तो हम लोग का राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक पुरुष हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुषों के लिए आवश्यक हार्मोन होता है और टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन समूह का एक स्टेरॉयड हार्मोन है और इसकी कमी से जो है मसल्स का घनत्व कम होता है और हड्डियों में भी कमजोरी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है इस हार्मोन के कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एक वनोन्मूलन का सर्वाधिक उपयुक्त परिमाण है? वनोन्मूलन का एक सर्वाधिक उपयुक्त परिमाण है तो इसमें से हम लोग का कौन सा होगा? उपयुक्त में से सभी होगा। वनोन्मूलन, देखिए जो वनोन्मूलन का होता है तो ये वन का इसमें विनाश होता है और वन का जो है आपको कटाई वगैरह आता है, ये सभी वनोन्मूलन के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग का उपयुक्त सभी जैसे कि केवल आवास का विनाश, केवल भूमंडलीय उष्मीकरण और केवल मृदा प्रदान, इनमें से क्या होगा कि ये सभी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 27 नंबर है कि एंजियोस्पर्म में यह होते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं? तो इसमें वास्तविक वाहिकाएं होती है। क्या होती है? इसमें वास्तविक वाहिकाएं होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 28 नंबर जो है ये कह रहा है कि जल रोगाणु नाशक के लिए प्रयुक्त, आपसे यहाँ पर जल रोगाणु नाशन के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन कौन सा है? तो वह आम रसायन जो है आपका क्लोरीन है। कौन सा? क्लोरीन। देखिए जल को कीटाणु से मुक्त करने के लिए क्लोरीन नामक जो है तत्व का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको जो है रोगाणु, यहाँ पर जो है जल रोगाणु नाशन कहते हैं इसे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 29 नंबर है कि पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण इसका उपयोग है। किसका? तो इसका प्रमुख कारण जो होता है जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है। देखिए जो पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि कोयला और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है और यह पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है क्योंकि इसके ज्वलन से कार्बन और नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड उत्पन्न होता है जो कि मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं और साथ ही इस पर जल, वायु और भूमि संसाधन भी प्रदूषित होता है, इसलिए जो इसको मुख्य प्रदूषण माना जाता है। ठीक, जीवाश्म ईंधन को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वे प्रकृति यहाँ पर वह प्रसिद्ध सितार वादक जिन्होंने संगीत की शिक्षा सन्नता के संगीतज्ञ महर से प्राप्त की। यहाँ पर सन्नता के संगीतज्ञ महर से प्राप्त की वो कौन थे? तो वह थे पंडित रविशंकर। ऑप्शन आप लोग जो सिक्योरेट कर देखिए। पंडित रविशंकर का जो जन्म है वह 1920 को बनारस में हुआ था और वह एक जो है सितार वादक और संगीतज्ञ थे। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 31 नंबर है कि अर्जुन पुरस्कार ... के लिए दिया जाता है। ये जो अर्जुन पुरस्कार है तो बिल्कुल यह दिया जाता है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। इसमें क्या है कि ये पुरस्कार जो है 1961 से देने का जो है प्रारंभ किया गया और इसमें 5 लाख रुपया दिया जाता है और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दिया जाता है इसमें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लिटमस एक प्राकृतिक रंजक ... से प्राप्त होता है। ये लिटमस किस से प्राप्त होता है? ये जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन इसके द्वारा होता है। ध्वनि का उत्पादन मनुष्य में किसके द्वारा होता है? तो यहाँ से कंठ से होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग ये जो है करेक्ट कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निर्वात में प्रकाश की गति होती है कितना? देखिए यहाँ पर निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। जो भी फ्रेंड बी बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है। और देखिए सबसे जो अधिक होता है यहाँ पर जो है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है। ध्वनि का जो चाल होता है कितना होता है? कि चाल वायु में जो होता है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है कौन सा? तो वह ईंधन है यूरेनियम। कौन? यूरेनियम। ऑप्शन यहाँ से सी जो है करेक्ट होगा। अगला यहाँ से 36 नंबर जो प्रश्न है कि पद प्रोटोप्लाज्मा किससे प्रतिपादित किया? यहाँ पर जो किसने प्रतिपादित किया ये जो प्रोटोप्लाज्मा शब्द है, तो बिल्कुल ये किया गया था पुरकिंजे के द्वारा। कब किया गया था? तो यह 1839 ईस्वी में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जर्मन इंजीनियर रुस्का तथा केनॉल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। तो बिल्कुल ये जाने जाते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के लिए जो है ये रुस्का और केनॉल जो है जाने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसों की बात करें इसमें से कौन से होंगे? तो आप लोग यहाँ से मीथेन कर लीजिएगा। ये जो मीथेन है ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 39 नंबर है कि हालांकि चांदी बिजली का सर्वश्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों? तो यह तान्य यहाँ पर जो है यह तान्य नहीं है, यह एक चमकदार धातु है। इसमें न्यूनतम तन्यता सामर्थ्य है और इसमें क्या है कि यह बहुत महंगी होती है। किस लिए? तो ये जो चांदी होता है ये बहुत महंगी होती है, इसलिए इसका जो है बिजली के तारों में प्रयोग किया नहीं जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग चांदी की बात करें तो इसका परमाणु संख्या कितना 47 होता है। ठीक, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो यह 107.9 यानी कि 108 के जो है समथिंग होता है। और इसका जो परमाणु संकेत होता है वो Ag होता है। ठीक, चलिए अगला 40 नंबर जो प्रश्न है कि रिक्त स्थान में गहरे तथा हल्के बंद होते हैं किस में? तो गहरे तथा हल्के जो बंद होते हैं वो धारीदार पेशी में। ये देखिए धारीदार पेशी में अनेक लंबे पेशी तंतु होते हैं जिसके कारण यह पेशी धारीदार दिखाई देती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? देखिए यहाँ पर प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण जो है ये किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था शकों के द्वारा। किसके द्वारा? ये किया गया था शकों के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण, यहाँ पर जो है महान व्याकरण पंतजलि किसका समाकलिन था? ये जो पंतजलि थे ये किसके समाकलिन थे? तो ये जो है गौतमी सतकर्णी के समाकलिन थे। ठीक, ऑप्शन यहाँ से आप लोग सी कर लीजिएगा। ये गौतमी सतकर्णी के समकालीन थे। अगला प्रश्न हम लोग का 43 नंबर है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया था पाथारव राजा गोविंद फिनर्स के द्वारा जो है ये सबसे लंबा जो है अभिलेख जारी किया गया, यानी कि जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। और चलिए प्रश्न है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था कौन सा? तो वह था बैक्ट्रिया। कौन था? ऑप्शन आप लोग जो है यहाँ से एक और रेड कर लीजिए, वह था बैक्ट्रिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्राचीन काल के भारत पर, देखिए यहाँ पर प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसमें हम लोग का होगा शक किया, उसके बाद यूनानी और उसके बाद कुषाण, जो कि ऑप्शन आपका सी है, बिल्कुल सही है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 46 नंबर जो प्रश्न है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो वह मंदिर कौन सा है?
वह आपका भूमरा का शिव मंदिर। सॉरी, यहाँ पर भूमरा का जो शिव मंदिर है ये गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। देखिए यहाँ पर अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का जो निर्माण है वो गुप्त काल में हुआ। तो ये हुआ था 16, 17 और 19, ये नंबरिंग है। तो इन गुफाओं का जो निर्माण है ये गुप्त काल में हुआ था। और हम लोग बात करते हैं ये अजंता की गुफाओं में, तो इसमें कुल जो है 30 गुफाएँ हैं। कितनी? इसमें टोटल जो है 30 गुफाएँ का नामित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। ये हरिसेन जो है किस लेखक का दरबारी कवि था? तो ये थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक, देखिए यहाँ पर समुद्रगुप्त जो है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है यहाँ से पहले जान लीजिए कि जो प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है। तो प्रशंसा की गई, यहाँ पर जो है प्रशंसा की गई रचना को जो है प्रशस्ति कहते हैं। और अर्थात इसने समुद्रगुप्त की प्रशंसा किया है। यह हरिसेन ने क्या किया है कि इसमें जो इस अभिलेख में समुद्रगुप्त को जो है इसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखने का काम किया गया है, उसको जो है प्रशंसा कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 49 नंबर है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था क्या। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को बिल्कुल कहा जाता था निष्क। ऑप्शन यहाँ से आप लोग सी देख लीजिए, उसको जो है निष्क कहा जाता था। 50 नंबर प्रश्न है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी क्या। तो भू राजस्व की जो दर थी वह उपज का 6ठा भाग। यहाँ पर उपज का 6ठा भाग जो था उसका जो है दर था, टैक्स था। देखिए जो उपज का 6ठा भाग जो गुप्त युग में भूमि राजस्व 1/6 था। अर्थात फसल उत्पादन का जो 6ठा भाग राजा को कर के रूप में देना होता था और भूमि कर को उदंग या फिर भाग कर के, यहाँ पर जो है उस समय जो है भूमि कर को उदंग या फिर भाग कर के नाम से जाना जाता था या फिर कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। तो ये जो लौह स्तंभ है वो किसकी स्मृति में है? ये हर्ष की स्मृति में है। ठीक, ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ से ये हर्ष की स्मृति में है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे 52 नंबर है। यहाँ रिक्त स्थान है, कह रहे कि को उनके एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिक में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? तो भौतिक में सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था यह विल्हेम रॉन्टजन को दिया गया था। देखिए यहाँ पर 18वीं शताब्दी के अंत तक जो वैज्ञानिकों को इन किरणों के बारे में जो कोई जानकारी नहीं था, इसलिए इन किरणों का जो नाम है एक्स किरण दे दिया गया। देखिए यहाँ पर एक्स किरण के लिए उनको जो है मिला हुआ था भौतिक में नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 53 नंबर जो है कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का, यहाँ पर जो कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। तो ये जो वर्चस्व होता है अल्पाधिकार में। जैसे कि देखिए यहाँ पर जब बाजार में वस्तु के थोड़े विक्रेता अर्थात 3, 4, 5 आदि हो उसे हम अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन का जो खोज है ये किया गया जे थॉमसन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था। तो 1906 में नोबेल पुरस्कार जीता गया था किसके द्वारा? सेंटियागो रेमन वाई केजल के द्वारा। ठीक, ऑप्शन बी देख लीजिए, ये सेंटियागो रेमन वाई केजल के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार 1906 में जीता गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच, यहाँ पर देखिए पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा ... कहलाती है। तो वह अंतिम रेखा जो है उसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो वह जो है आपका एंगत्सी नदी। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है बी कर लीजिएगा। ये कहाँ है? तो ये चीन में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 58 नंबर है कि अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को ... का किताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। किसका किताब मिला? तो उसे एक किताब मिला हुआ था जहांगीर का जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का
59 नंबर है कि वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था की गई। ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो बिल्कुल यह किया गया था 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ये व्यवस्था की गई थी। ठीक, देखिए यहाँ पर जो 86वें संविधान संशोधन किया गया तो इसमें जो है अनुच्छेद 21 के तहत 21 जोड़ा गया, जिसमें ए करके उसमें जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे होंगे उनको मुफ्त में जो है शिक्षा देने के जो है अधिकार को जोड़ा गया था। ये 21 के ए के तहत। चलिए अगला प्रश्न 60 नंबर है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। किसका? तो यहाँ पर हुमायूं के उत्तराधिकारी ये अकबर का जो है राज्याभिषेक 13 वर्ष में हुआ था, जब उसके जो है 13 वर्ष की उम्र में उसके पिता का मृत्यु हो गई और उसी समय जो इसका जो है राज्याभिषेक कर दिया गया था अकबर को। चलिए अगला प्रश्न 61 नंबर है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को जो है दिवस मनाया जाता है। तो 23 मार्च को कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? यहाँ से हम लोग देख लीजिए, आप लोग जो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह जो फांसी दिया गया था तो यह दिया गया था 1931 के जो है मध्यरात्रि में दिया गया था। ठीक, 1931 में यहाँ पर जो है 23 मार्च को मध्यरात्रि में दिया गया। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, यानी कि ये शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 62 नंबर है कि वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया? 1799 में ये किया गया था हवा महल का निर्माण। देखिए हम लोग थोड़ा सा फैक्ट जो है कि हवा महल के बारे में जान लेते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है। और ये जो हवा महल है तो ये 1799 में इसका जो है निर्माण किया गया। और इसके जो वास्तुकार हैं वो श्री लालचंद उस्ता है। ठीक, हम लोग बात करते हैं ये जो हवा महल है तो ये 5 मंजिला है और इसमें 152 खिड़कियाँ है। ठीक, इसका हवा महल नाम क्यों पड़ा? तो इसमें बनाए गए अनगिनत हवादार झरोखों के कारण इसका जो नाम है वो हवा महल पड़ा हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापारी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो निर्यात अधिशेष की विशेषता थी। चलिए अगला 64 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन के समय निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्सव वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो प्रतिनिधित्व करता है कोलकाता के। देखिए यहाँ पर जो कोलकाता में ये विक्टोरिया महल मेमोरियल का जो निर्माण किया गया है तो ये रानी विक्टोरिया को ये समर्पित है। और इसका जो स्थापना है ये जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है इसका जो है निर्माण कब किया गया था? तो 1905 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 65 नंबर है, सभी लोग आंसर करते रहिएगा। प्रश्न है कि थॉमस ग्रंथी द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम था? थॉमस, यहाँ पर देखिए थाइमस, देखिए यहाँ पर थाइमस है। थाइमस ग्रंथी द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो इसका नाम है थायमोसिन। क्या है? थाइमोसिन। ऑप्शन आप लोग जस्ट करेक्ट कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि दिल्ली का लाल किला और जमा मस्जिद के शासनकाल की वास्तुकला की विशेष उपलब्धियाँ हैं, यानी कि विशाल उपलब्धियाँ हैं। तो ये किसके? ये जो है शाहजहाँ के जो है वास्तुकला की विशाल जो है उपलब्धियाँ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 67 नंबर है कि जब सरकार का कुल राजस्व यानी कि उधार से प्राप्त धन को छोड़ करके से अधिक हो जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। जब कोई सरकार अपने बजट में आमदनी से अधिक खर्च का जो प्रावधान करती है तो उसे यहाँ पर डेफिसिट फाइनेंसिंग या फिर क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग या फिर घाटे का जो है बजट कहते हैं। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी। देखिए यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, यहाँ से ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है और इसका जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत है। और इसका जो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसकी कुल लंबाई का, तो ब्रह्मपुत्र जो है इसकी अनेक नदियाँ उप नदियाँ हैं, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक, चलिए, और बांग्लादेश में इसे जो है जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए यहाँ पर ये आपातकाल से जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न देखने को आपको मिल जाता है। देखिए उस समय जो पूछा गया कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय थे इंदिरा गांधी। देखिए आपातकाल जो है कि अर्थात इसका आकस्मिक संकट का वह समय जिसके लिए तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो और देश में आंतरिक अशांति का जब खतरा होने लगता है या फिर बाहरी आक्रमण का डर होने लगता है या फिर जो है वित्तीय संकट की हालत होती है, तो उस स्थिति में क्या है कि आपातकाल की घोषणा की जाती है। और भारत में जो है पहला 1962 में आपातकाल की घोषणा किया गया था। उस समय क्या है कि चीन के साथ झगड़ा हुआ था और फिर 1971 में हुआ था जो कि पाकिस्तान के साथ कुछ लफड़ा हुआ था। उस समय भी जो है वित्तीय आपात के क्या बोलते हैं, उस समय भी जो है आपातकाल लगाया गया था। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर देखिए प्रच्छ दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तु बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती है तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें दर्पण का अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। अधिकतम देशों से होकर गुजरती है जो डैन्यूब नदी है, ये अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ नृत्यांगना है और एक नृत्य। ये जो राधा रेड्डी है, तो ये राधा रेड्डी संबंधित है कुचिपुड़ी से, और पद में ये जो सुब्रमण्यम है तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है, और सीतरा देवी जो है ये कथक से संबंधित है। ठीक, आप लोग कूट भाषा में ऑप्शन सी दे दीजिएगा, यहाँ है। और चलिए 73 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किसका बना है। तो सूर्य का जो 70% भाग है वो आपका हाइड्रोजन का बना हुआ है, ऑप्शन सी के लीजिएगा। देखिए सूर्य का जो जन्म है वो 5 अरब वर्ष पहले हुआ था, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 5 अरब आने वाले जो 5 अरब है उस समय भी जो सूर्य का प्रकाश है और इसका जो टेम्परेचर है इतना ही अनुमान लगाया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रेंडशिप हाईवे जो चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ता है। तो यह चीन को जोड़ता है नेपाल के साथ। ठीक, चीन को नेपाल को साथ जोड़ता है, और यह जो हाईवे है ये 800 किलोमीटर लंबा हाईवे है। ठीक, कितना, यह 800 किलोमीटर लंबा हाईवे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया। सबसे पहली बार जो संशोधन किया गया था ये 1951 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कंडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कंडला जो है यह एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि बंदरगाह के लिए कंडला जो है भारत के गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और यह आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। कंडला जो बंदरगाह है इसका नाम बदल करके अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक, चलिए यहाँ हम लोग का 76 नंबर जो प्रश्न तक हम लोग का जीके जीएस का था, और चलिए यहाँ से 77 नंबर से हम लोग का हिंदी का प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। कौन सा इसमें से स्वर नहीं है। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये स्वर नहीं है। ठीक, बाकी जो यहाँ से 3 है वो स्वर है। ठीक, चलिए 78 नंबर प्रश्न देख लीजिए। सभी लोग आप लोग हिंदी का आंसर करते रहिएगा। प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है। विदेशी शब्द इसमें से कौन सा है जी। तो देखिए मिल जो आप देख रहे हैं ये मिल शब्द विदेशी है, यह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, और बाकी जो है ये सभी देशज शब्द है। ठीक, मिल का अर्थ होता है दूरी की नाप या फिर दूरी की नाप करना, जो भी हो इसका मिल का अर्थ होता है नापना। ठीक, नहीं बोलते हैं कि 2 मील हो गया 3 मील हो गया, तो वही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं।
तो क्रिया के विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है पद का परिचय दीजिए। ये पढ़ता है जो शब्द, ये कैसा शब्द है? तो ये सकर्मक क्रिया है, कर्तृवाच्य है, वर्तमान काल है, बिल्कुल सही है, वर्तमान काल है, और एक वचन का पुल्लिंग है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग का ये सारा जो है निचोड़ हो गया इस हिंदी प्रश्न का 80 नंबर का। और चलिए 81 नंबर तक प्रश्न है कि कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? तो ये चंद्रमा जो होता है कनक का अर्थ नहीं होता है। बाकी जो सोना है, धतूरा है और नागेश्वर है, ये सभी कनक का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 82 नंबर कि जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है वह समास है कौन सा? तो वह समास है यहाँ पर द्वंद्व समास है। कौन? यहाँ पर इतरेंतर द्वंद्व समास। ठीक, चलिए 83 नंबर जो प्रश्न है यहाँ से आपको टोटल जो है, देखिए यहाँ पर टोटल आपको 7 जो प्रश्न है ये हिंदी का पूछा गया और 7 जो प्रश्न होंगे वो अंग्रेजी का पूछा गया। टोटल 14 जो प्रश्न है हिंदी और अंग्रेजी का, और जो 10 प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है मैथ का। ठीक, चलिए प्रश्न देख लीजिए कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह वाक्य होता है कैसा? तो वह वाक्य होता है सरल वाक्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न है। सभी लोग आप लोग आंसर करिएगा। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ से आपको जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करके इस वाक्य को जो है रिक्त स्थान को भरना है। करेक्ट कि ऑपरेंसर वाज अकाउज्ड मर्डर। यहाँ पर हम लोग का ऑफ का प्रयोग है। देखिए यहाँ पर इसका ऑफ का प्रयोग होगा और यहाँ से ऑप्शन बी कर लीजिएगा। इसका हिंदी हुआ कि एक कैदी पर हत्या का आरोप लगाया गया था। क्या? एक कैदी पर हत्या का आरोप लगाया गया था। यहाँ पर जो है मर्डरर यानी कि हत्या का आरोप लगाया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। करेक्ट कि एवरी स्टार्टेड द क्लास ऑन द 10th फ्लोर। देखिए यहाँ से आपका रिक्त स्थान में होगा मीट। यहाँ से मीट का प्रयोग करना उचित होगा क्योंकि जो मीट है यह है आपका, देखिए यदि किसी वाक्य या फिर सेंटेंस में डेली हो गया, एवरी हो गया या फिर मंथ, नेवर, समथिंग, ऑफ्टन हो गया, तो ऐसे स्थिति में क्या है कि जो टेंस होता है वो उस समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाया जाता है और इसमें हम लोग का मिट्स का जो प्रयोग करना उचित होगा। ठीक, यहाँ से इसका हिंदी क्या हुआ? तो इसका हिंदी हुआ कि प्रत्येक सैटरडे यानी कि जो है हर शनिवार को, हर एक शनिवार जो है कक्षा क्या बोलते हैं, हर शनिवार में जो कक्षा 10वीं मंजिल पर मिलती है। ठीक, यानी कि ऑन द 10th फ्लोर यानी कि 10वीं मंजिल पर मिलती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 86 नंबर जो ये प्रश्न करें कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सिलेक्ट नो एरर। यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि इसमें आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें देखना है कि कहाँ पर त्रुटि है, और यदि त्रुटि नहीं है तो आप ऑप्शन डी लगा सकते हैं। तो इसमें आप लोग देखिए कहाँ पर एरर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, यहाँ जो आपका एरर है वो है आपका, देखिए एंड कंटिन्यू टू पोल्यूटिंग। यहाँ पर एंड कंटिन्यू टू पोल्यूटिंग के जगह पर हम लोग का पाइल्यूट का जो है प्रयोग करना होगा तब सही होगा, अन्यथा अभी ये गलत है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। यहाँ पर पोल्यूटिंग के जगह पर, यहाँ पर पोल्यूटिंग के जगह पर जो है पाइल्यूट का सही प्रयोग होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 87 नंबर देख लीजिए। ये प्रश्न कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक टू बी फेल्ड विद, यहाँ पर फेल्ड इन with an appropriate word, select the correct alternative out of the four and indicate in by selecting the operative option। देखिए इसमें आपको जो है रिक्त स्थान में भरना है और इसमें देखिए प्रश्न है कि द प्रिंसिपल द ऑडियंस फॉर देयर विजिट डेट डे। यहाँ पर हम लोग का रिक्त स्थान में क्या होगा? रिक्त स्थान में हम लोग का थैंक यू का प्रयोग है। थैंक यू यानी कि जो है द प्रिंसिपल। देखिए यहाँ से इसका हिंदी हुआ कि प्रिंसिपल ने उस दिन दर्शकों को, यहाँ पर जो है डे यानी कि प्रिंसिपल ने उस दिन दर्शकों को उनकी यात्रा के लिए धन्यवाद दिया। यहाँ से उसका हिंदी हुआ। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी करेक्ट कर लीजिए। चलिए और
88 नंबर है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको क्या करना है कि जो है समानार्थी शब्द बोलते हैं यानी कि बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि अच्छा जो आपका अर्थ बताए उसी शब्द को चुना। जैसे कि यहाँ पर हास्टी है, देखिए यहाँ पर ये हास्टी शब्द का मतलब होता है क्या, तो यहाँ पर जल्दीबाजी होता है। तो यहाँ से हम लोग इसका सेम मीनिंग कर सकते हैं क्विक। क्विक का मतलब होता है तेज़ी से, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो गया, सॉरी ए करेक्ट हो गया। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 89 नंबर है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच अपोजिट मैंने। देखिए इसमें आपका इंट्रोगेट जो शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है, आप लोग हिंदी में समझिए। तो इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है, बस पहले आप लोग जानिए। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ, तो इसका हम लोग विपरीत कर सकते हैं रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब क्या होता है, पूछताछ का उत्तर देना, यानी कि रिप्लाई का उत्तर होता है हिंदी, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर है, जो कि ये अंग्रेजी का अंतिम प्रश्न करेक्ट है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग। यहाँ पर जो बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द एडम ऑफ है, यहाँ पर देखिए हॉर्स अराउंड, ये जो हॉर्स अराउंड दिया गया इसका मुहावरे जैसा जी अर्थ आपको बताना है। इसका मतलब हुआ बेवकूफ़ों की तरह बर्ताव करना। इसका हिंदी क्या हुआ, हॉर्स अराउंड, यानी कि जो है बेवकूफ़ों की तरह बर्ताव करना। तो इसका हम लोग सेम जो है पर्यायवाची से मुहावरे में दे सकते हैं कि टू बिहेव इन सिली एंड नॉइजली वे, यानी कि मूर्खतापूर्ण और शोर तरीक़ों से जो है व्यवहार करना है। ऑप्शन यहाँ से आपका ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। चलिए आगे का जो प्रश्न यहाँ से आपका गणित का प्रश्न है, जो कि टोटल आपका 10 प्रश्न जो है ये मैथ से पूछे गए हैं। तो मैथ का प्रश्न आप लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और यदि कोई भी प्रश्न फंसे तो आपको इसी वीडियो के अंत में इसका सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, आप लोग इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से 91 नंबर प्रश्न है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका जो है डी होगा, ठीक। प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। और चलिए यहाँ पर 92 नंबर है, तो 92 नंबर का राइट आंसर आप लोग एक्स कर लीजिएगा। और 93 नंबर देख लीजिए, 93 का राइट आंसर कौन सा, यहाँ से आपका बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है 94 नंबर है, 94 का राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 95 नंबर है, और 95 का राइट आंसर यहाँ से 16,000 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 97 नंबर जो है, यहाँ से ये कौन सा प्रश्न है जी, ये 96 नंबर है। पहले आप लोग 96 का जो है चार्ट देख लीजिए, और 96 का ये चार्ट है, और यहाँ से आपको जो है आंसर देना है। तो 96 का राइट आंसर आपका कौन सा होगा, बिल्कुल यहाँ से आपका बी होगा, 89.7। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 97 नंबर है, तो 97 का राइट आंसर आपका 13 यहाँ पर जो 13 सेंटीमीटर होगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 98 नंबर, यहाँ पर log 45 का पूर्णता ज्ञात करना है। यहाँ पर पूर्णांक पूर्णता जो है ज्ञात करना है, तो क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर जो है 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 99 नंबर देख लीजिए पहले आप लोग प्रश्न को, और यहाँ से आपका आंसर दिया गया है, तो यहाँ से 100 होगा, ठीक। चलिए ये देखिए यहाँ से 100 नंबर अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोग इसको फिगर को पहले देख लीजिए, और इसमें क्या है कि कोण सी का आपको मान ज्ञात करना है, कितना होगा। तो इसमें जो कोण सी का मान ज्ञात करना है वो आपका 135 होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका जो है ए करेक्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, और इसमें आप लोग स्कोर बताइए कि इसमें आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं, और ये जो आपका सेशन आज का है वो कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।